हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो बच्चों, हम इस चैप्टर का मोस्टली पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो आज लास्ट पार्ट हम फिनॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल्स के साथ जो रिएक्शंस होंगी, फिनॉल के साथ हम कौन कौन सी रिएक्शन करवा सकते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स फिनॉल से फॉर्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई लास्ट जो हमारे बचा हुआ है ईथर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद शुरू करेंगे हमारे ईथर्स की फॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हमारे फिनॉल की पहली रिएक्शन के साथ, जो कि है कॉल्बेस रिएक्शन। लास्ट क्लास में भाई हमने राइमर-टीमान रिएक्शन पढ़ी थी। राइमर-टीमान रिएक्शन मैंने आपको बोला था भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मतलब मैंने आपको ये भी बोला कि हर ऑल्टरनेट ईयर में राइमर-टीमान रिएक्शन पूछी जाती है। तो उसके ऑल्टरनेट साथ कौन सी पूछी जाती है, वो है भाई कॉल्बेस रिएक्शन। तो देखते हैं इस रिएक्शन में कैसे ये बनता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले होता क्या है भाई, हमारे फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जैसे ही फिनॉल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब होता क्या है देखो, O के साथ यहाँ पे -Na+ आ जाएगा और H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। अब O Na+ बनने के बाद यहाँ रिएक्ट करता है भाई CO2 के साथ, जो है ये रिएक्शन होती है। जब CO2 फिनॉल रिंग पे रिएक्शन करता है तब होता क्या है भाई, O Na+ जो है वो तो एज इट इज़ रहता है, लेकिन ये जो CO2 है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता है और यहाँ पे खुद जुड़ के COO और H, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ लगा लेता है। इसके बाद लास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं भाई, हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें क्या मिलेगी, हमारा सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल रिंग के साथ जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और जब फिनॉल रिंग के साथ एल्डिहाइड था तब वो क्या था, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जो कि हमारा राइमर-टीमान का लास्ट प्रोडक्ट था। तो ये है भाई हमारी कोल्बेस रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं भाई, वो कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन। तो भाई देखते हैं हमारी जो नाइट्रेशन रिएक्शन है इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, एक फिनॉल का मॉलिक्यूल कंसंट्रेट HNO3 के, तो भाई देखते हैं हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है। हमारी जो नाइट्रेशन रिएक्शन है, यहाँ पे फिनॉल का एक मॉलिक्यूल डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ कंबाइन होके हमारी फिनॉल रिंग पे अटैक करता है। और अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पे एक नाइट्रो ग्रुप और पैरा पे भी एक नाइट्रो ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अटैक हुआ ऑर्थो प्रोडक्ट पे, तो हमारे पास क्या मिला भाई, हमें यहाँ से मिला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और जो एक प्रोडक्ट जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ने पैरा पोजीशन पे अटैक किया, वो भाई क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे भाई हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पे। अब ये जो ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो कौन सा मेजर होगा भाई, यहाँ पे जो है हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे मैक्सिमम केसेस में पैरा वाले जो प्रोडक्ट्स बनेंगे भाई वो बनेंगे हमारे मेजर, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और बात साथ में बोली कि जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा और हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रही है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है भाई ये मेजर में बनेगा और जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट है भाई वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें इफेक्ट हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। पहली तो है भाई बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या है भाई, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमें ये पूछता है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी हो रही है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे हमारे 2 कंट्रीज़ होते हैं इंटरनेशनल, मतलब हम 2 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वैसे ही इंटर के नाम पे, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम पे हमारी बात होगी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में। लेकिन जब हम बात इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की करेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही कंपाउंड में जो है हो रही होगी 2 अलग अलग एटम्स के साथ। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, सेम कंपाउंड में 2 अलग मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, उनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और यही भाई हमारी क्या हो गई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है और इसके साथ मैं क्या करती हूँ, NO2 को यहाँ पे लगा के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना शुरू कर दूँ, तो इसको मैं बोलूँगी इंटरमॉलिक्यूलर। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इसकी वजह से ये कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर, और ये कौन सी होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, अब ये तो रिएक्शन हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाई। अगर हम इस सेम रिएक्शन को कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 के साथ करवा देंगे तो क्या होगा। देखो, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट मीडियम में करवाते हैं तो क्या होता है भाई, यहाँ पे तीनों पोजीशंस पे, मतलब दोनों ऑर्थो और एक जो हमारी पैरा पोजीशन पे, इन तीनों पे आके नाइट्रो ग्रुप अटैक करता है और हमें मिलता है भाई पिक्रिक एसिड। अब ये जो पिक्रिक एसिड हमें यहाँ से मिला भाई, ये क्या होता है, बहुत बहुत बढ़िया मेथड होता है इसको बनाने का, फटाफट से यहाँ से हमारा पिक्रिक एसिड हमें फॉर्म हो जाता है। तो डाइल्यूट से जब हमने किया तो ऑर्थो और पैरा 2 अलग प्रोडक्ट्स बन रहे थे, और जब हम कंसंट्रेट मीडियम में कंसंट्रेट एसिड्स के साथ इसको फॉर्म करवाते हैं तब हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम, कॉमन नेम है भाई पिक्रिक एसिड, और इसका एक और नेम है जो हम कैसे लिखेंगे, ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये भी इसका नेम हो सकता है ना एक, पर इसका पिक्रिक एसिड वाला जो नेम है भाई ये ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं भाई इस इंटरमॉलिक्यूलर और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे जो है इफ़ेक्ट हो रहा था। देखो, मेरे पास एक कंपाउंड है ऑर्थो वाला और मेरे पास एक कंपाउंड है पैरा वाला। मैंने आपको बोला जब मेरे पास ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, यहाँ क्या होगी भाई, यहाँ होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा कंपैरेटिव टू दिस पैरा प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पैरा प्रोडक्ट के पास तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे तो भाई ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इसमें क्या होगा, इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ऑर्थो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, यहाँ ये प्रोडक्ट इसको किसी और से लेना देना ही नहीं है, ये अपनी बॉन्डिंग खुद से करेगा और सिर्फ अकेला रह जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसको बॉईल करने के लिए हमें स्लाइटली टेम्परेचर देना पड़ेगा और ये बॉईल होना जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, मतलब पैरा प्रोडक्ट वाले जो केस में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएंगे और इतना बड़ा कंपाउंड बन जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको बॉईल करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो पैरा प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू हमारे ऑर्थो प्रोडक्ट के। तो क्या ये बात समझ में आई, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन होगा तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में हमारे साथ क्या होता है भाई, ऑर्थो प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट तो क्या है, क्रिस्टल लैटिस में डिफाइंड होता है, आपस में बहुत कंजस्टेड हो के क्या है वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑर्थो में क्या होता है, वहाँ डिस्टेंस होता है, वहाँ हिंड्रेंस होती रहती है, इसकी वजह से दूर दूर जाके वो जुड़ते हैं और इसकी वजह से बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और जो ऑर्थो वाली बॉन्डिंग है, जो ऑर्थो वाला मॉलिक्यूल है वो बड़ा होता है और उसकी वजह से भाई हमारा बॉइलिंग पॉइंट
ऑर्थो मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू हमारे पैरा मॉलिक्यूल्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने नाइट्रेशन की बात की थी, अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे जिसका नाम है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है, वापस से हमारे पास एक फिनॉल रिंग है और फिनॉल रिंग की रिएक्शन हम करवाते हैं भाई Br2 के साथ। Br2 के साथ हम रिएक्शन इसकी क्लोरोफॉर्म मीडियम में करवाते हैं। जो हम यहाँ सॉल्वेंट ले रहे हैं वो कौन सा है भाई, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाने पे हमें यहाँ पे ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट जो है मिलते हैं। जो हमें ऑर्थोब्रोमीन मिलता है, ये वाला देखो। अब क्या यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। अब क्या यहाँ पे कोई क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन कुछ है ही नहीं ब्रोमीन के पास, तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल है। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो यहाँ पे भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास माइनर अमाउंट में बनेगा, जबकि पैराब्रोमोफिनॉल मेरे पास कैसा बनेगा, मेजर अमाउंट में। अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो वाले का, किसकी कंपैरिजन में, पैरा वाले के। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जो हमने अभी तक पढ़े हुए थे। अब हम क्या करते हैं, हमारे ब्रोमीन के साथ मीडियम ले लेते हैं भाई वाटर। मतलब जब इस रिएक्शन को हम किस सॉल्वेंट में करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म में, तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा करके दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अगर हम यहाँ मीडियम वाटर ले लेते हैं तो देखो ये रिएक्शन जो है कैसे होती है। वाटर लेते ही ब्रोमीन के जो है 3 जगह पर आकर मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक बची हुई पैरा पोजीशन पे। जैसे पिछले वाले प्रोडक्ट्स में जब हम कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे और हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, वैसे ही भाई यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ऑर्थो पैरा ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो वाटर मीडियम के साथ ये रिएक्शन क्या फॉर्म करती है भाई, ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म करती है। अब हमारी दो रिएक्शन हो गई, एक हमारी हो गई नाइट्रेशन, दूसरी हमारी हो गई हैलोजिनेशन। अब वैसे ही हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ओनली कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। वहाँ रिएक्शन हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ प्लस H2SO4 के साथ करवा रहे थे नाइट्रेशन के केस में। अब जब हम कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं तो क्या होता है भाई, हमेशा की तरह एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पैरा के साथ एक ऑर्थो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी हमारे पास सल्फोनिक एसिड का मिलता है। मतलब एक क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक फिनॉल, दूसरा क्या मिलेगा भाई, पैरा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक फिनॉल, और तीसरा हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये बात क्लियर है। अब देखो ये जो हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट हमें मिला है ऑर्थो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ये कहाँ यूज़ होता है, ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास यूज़ होता है जब हम इसकी रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन में। अब इसको जब हम यूज़ करते हैं ना पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, तो क्या है भाई, ये मेथड बड़ा ही सस्ता मेथड है और बहुत अच्छा। इससे जो हमारा पिक्रिक एसिड बनता है वो एकदम फाइन क्वालिटी का और बहुत जल्दी बनता है और कम अमाउंट में, मतलब हमें इस प्रोडक्ट से बनाने के लिए भाई कम खर्चा लगता है। तो ये पिक्रिक एसिड बनाने का बेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड भी है। तो ये बात क्लियर है। ऑर्थो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक फिनॉल किस लिए यूज़ होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। जब हम इसके रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करवा देते हैं तो हमें यहाँ मिल जाता है पिक्रिक एसिड। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की, वो कौन सी है भाई, वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों बात यहाँ पे रिडक्शन के केस में लगती हैं। या तो तुम क्या करो भाई, या तो तुम ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या तुम हाइड्रोजन को जो है ऐड कर दो। अब क्या होता है, जैसे हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, Zn के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है भाई, यहाँ से निकलती है एक ऑक्सीजन और बन जाता है हमारा फिनॉल। ये हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाती है
और यहाँ पे बन जाता है हमारा फिनॉल और साथ में हमें मिल जाएगा भाई ZNO। तो ये हुई भाई हमारी फिनॉल की रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, जो क्या है भाई लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे हमने क्या करवाया, फिनॉल का रिडक्शन। तो हमें फिनॉल से क्या मिली भाई, हमें फिनॉल से यहाँ बेंजीन रिंग मिलती है। और वैसे ये वाली रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो कहाँ आएगी, कन्वर्जेंस के केस में। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे कन्वर्जेंस वाले, तब आपको बेंजीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये कन्वर्जन। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स की। फिनॉल का ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे हम रिडक्शन करते हैं वैसे ही होता है फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। और हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेते हैं, Na2Cr2O7, और मीडियम होता है हमारा एसिडिक। जब हम इस मीडियम में इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाते हैं तब हमारा फिनॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है बेंजोक्विनोन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है भाई, बेंजोक्विनोन की। ये बात याद रखना, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले बेंजीन रिंग से आप फिनॉल बनाना और फिनॉल के साथ बेंजोक्विनोन, उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और बन जाएगा हमारा बेंजोक्विनोन। तो भाई यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी सारी फिनॉल्स की रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम ईथर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्कोहल्स और फिनॉल्स पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।